हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था वेरिएबल का डिक्लेरेशन इन फंक्शन डेफिनेशन के साथ। या फंक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोगों ने पहले लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ा रखा है और वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। और मैं वक्त न जाया करूं तो डायरेक्टली लिखे हुए कंटेंट पे चलता हूं और वहीं से जो कंटेंट आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं एक्सप्लेन करूं, उसको बताऊं। उससे पहले बात समझना होगा, जहां जहां मैंने वेरिएबल टर्म लिखा है वहां वहां आपको ऑब्जेक्ट बोलना है, ऑब्जेक्ट की बात करना है। फिर आपने वेरिएबल लिखा क्यों सर? क्योंकि प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से या एक्सटेंड टाइम से हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को वेरिएबल कहते थे। वेरिएबल हो या ऑब्जेक्ट हो, प्लेस होता है। लेकिन वेरिएबल नेम क्या होता है? जहां जहां यहाँ पे वेरिएबल लिखा होगा उसे आप वेरिएबल नेम समझिएगा। हम वेरिएबल नेम कहें या ऑब्जेक्ट नेम कहें, दोनों सेम है। मैं बार बार प्रोनाउंसिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट नेम या वेरिएबल नेम, दोनों कोई भी हमारे साउंड से आए, आप मतलब एक ही है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। कहीं भी यहाँ वेरिएबल लिखा रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, दोनों को मतलब सेम है। मैंने कोशिश किया है ज्यादातर वेरिएबल लिखने के लिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट में हमने इस पे 10 से 5 मिनट पर ज्यादातर लेक्चर इसी बात पे फोर्स किया है, तो मुझे अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वी आर आल्सो राइट टू द वेरिएबल एंड आल्सो राइट टू द ऑब्जेक्ट। इसका रीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो आपसे मैं चाहूंगा आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाएं और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। चलिए, पहली लाइन जो कंटेंट लिखा है वो क्या बताना चाहता है? ग्लोबल वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ पैथन। पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन एक टाइप है। क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन दो टाइप का होता है, एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन है यह भी वेरिएबल डिक्लेरेशन का ही एक टाइप है। दूसरा क्या है? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन। कोई भी वेरिएबल होगा, या इसे हम लोग जहां जहां वेरिएबल कह रहे हैं आप इसे ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड, एन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ फंक्शन। जब हम अपने आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर करते हैं एरिया में, मतलब बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक से बाहर, बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक से बाहर। आउटसाइड का मतलब है फंक्शन एरिया, मतलब बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक। ये कह रहा है बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट ब्लॉक से आउटसाइड में आप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन को ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सही प्रोनाउंसिएट क्या करना है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। हम प्रीवियस टाइम में इसी ऑब्जेक्ट को वेरिएबल कहते थे, इसलिए बार बार वहां वेरिएबल लिखा हूं। आप इसे ऑब्जेक्ट बार बार कहिएगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी आपने इस लाइन में क्या समझा? हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डेफिनेशन फंक्शन के इनसाइड एरिया में, या फिर हम जब कॉल्ड फंक्शन का पैरामीटर सेट करते थे, इन दोनों तरह का जो ऑब्जेक्ट था वो लोकल ऑब्जेक्ट कहलाता था। अगर इससे बाहर, मतलब आप अपर एरिया में, फंक्शन के डेफिनेशन के अपर एरिया में, या फंक्शन डेफिनेशन के कॉलिंग एरिया से, या उसके आउटसाइड एरिया से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन या ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। आगे चले, द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एग्जिस्ट। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कैन बी एग्जिस्ट, वह एग्जिस्ट हो सकता है, लिव्स होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ एरिया ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, सो दैट इज नेम्ड ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, इसको आप इस वेरिएबल की वैल्यू को इनसाइड में भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इनको आउटसाइड में भी कर सकते हैं। अगर आप आउटसाइड में करेंगे तो सामान्य तरीके से डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू वैल्यू। फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर या फंक्शन डेफिनेशन के बाद कहीं करेंगे तो एज लाइक ऑफ नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन, जैसे सामान्य वेरिएबल डिक्लेयर होता है, सामान्य ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर होता है, वैसे ही
इसको भी किया जाता है। वह ट्रीट क्या किया जाएगा, ग्लोबल। लेकिन आप चाहें तो इनसाइड एरिया में भी इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्लोबल नाम का कीवर्ड लगा के करना पड़ेगा, ग्लोबल और फिर ऑब्जेक्ट का नेम। और इसको क्यों यूज करते हैं, इसका अपना एक टेक्निकल रीजन है, हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। अभी ये जानिए कि आपका द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एग्जिस्ट, सॉरी, अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन विच कैन एक्सेस आल्सो इनसाइड। हालांकि वो तो डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा था, मैंने डिक्लेरेशन भी बता दिया, आपको एक्सेस की बात ये लाइन कह रहा था अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन विच कैन एक्सेस। अगर आपने वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेरेशन किया है तो उसकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है आल्सो इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन लाइक एज आउटसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ऑफ ब्लॉक। मगर अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन किया है तो उस वैल्यू का उपयोग आप इनसाइड एरिया में कर सकते हैं, आउटसाइड एरिया में कर सकते हैं। जबकि लोकल में क्या था, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन में यदि आपने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू का उपयोग केवल इनसाइड ऑफ एरिया कर सकते थे, आउटसाइड नहीं कर सकते थे। ग्लोबल का इनसाइड आउटसाइड तो करेंगे ही करेंगे, इनसाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे द ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड आउटसाइड एंड इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक। वही बात बताया जा रहा है ऊपर की लाइन। यहां पर यूज्ड का मतलब होता है एक्सेस या किसी प्रकार का ऑपरेशन। जो आपने ऑब्जेक्ट पर वैल्यू रखा है उस वैल्यू को एक्सेस करना या उस वैल्यू के साथ कोई कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म करना आप आउटसाइड भी कर सकते हैं और आप इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन में भी कर सकते हैं, दोनों जगह वो अवेलेबल रहता है। द सेंडर आर्गुमेंट, आपको याद हो गया होगा सेंडर आर्गुमेंट मैंने क्या, उसी को एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहते हैं। सेंडर आर्गुमेंट या एक्चुअल आर्गुमेंट, जो कॉलिंग फंक्शन में या एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन में जो हम लोग वैल्यू पास करते हैं उसी को हम लोग सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। द सेंडर आर्गुमेंट ऑब्लिक एक्चुअल आर्गुमेंट, ऑब्जेक्ट्स आर ट्रीट एज ग्लोबल ऑब्जेक्ट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। जब हम कॉलिंग करते हैं, जब वैल्यू को, जब हम अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर जो पास करेंगे कोई ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट एज अ ग्लोबल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना वहां पर ऑब्जेक्ट ग्लोबल एज अ ट्रीट होता है, वो ग्लोबल नहीं होता। फिर समझिए, अगर आपने डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू पास कर दिया तो वो तो उसका ग्लोबल है, लेकिन आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आपने फंक्शन डेफिनेशन के बाद आपने रन टाइम अगर वैल्यू लिया है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज किया है तो वो रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज या स्टेटमेंट कहां लिखा गया है, बाहर किया गया है। इसको भी तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यदि हम लोग फंक्शन का डिक्लेरेशन आउटसाइड किए और यूजिंग रन टाइम किया तो जो ऑब्जेक्ट है उसका उपयोग आप कहीं फंक्शन से बाहर भी प्रिंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप क्या कर सकते हैं, इनसाइड आप फंक्शन में भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इस बात को क्लियर कर दो, समझ में आ जाएगा। द सेंडर आर्गुमेंट या एक्चुअल आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आर ट्रीट एज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। जैसे आपने देखा था पैरामीटर ऑब्जेक्ट ट्रीट क्या होते थे, लोकल, उसी तरह से जो कॉलिंग फंक्शन होगा जिससे हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, उसमें जो आर्गुमेंट होंगे ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, वो ग्लोबल कहलाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट ट्रीट एज ग्लोबल ऑब्जेक्ट और पैरामीटर ऑब्जेक्ट ट्रीट एज लोकल ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, ग्लोबल लोकल। चले आगे। इफ द ग्लोबल एंड लोकल ऑब्जेक्ट नेम इज सेम, यदि लोकल ऑब्जेक्ट और ग्लोबल ऑब्जेक्ट का नेम सेम हो जाए, जैसे आपने ए नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, उस पर 5 रखा हो ग्लोबल में, आउटसाइड ऑफ फंक्शन में, और इनसाइड में भी जाके आप रख सकते हो तो बिल्कुल रख सकते हो, कोई इस बात का कोई एरर नहीं होता है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ फंक्शन जो ऑब्जेक्ट का नेम हो और इनसाइड ऑफ फंक्शन नेम हो वो दोनों अलग अलग प्लेस पे है, वो अलग अलग जगहों पे है, तो कोई एरर इस बात पे नहीं होता है। यदि ए नाम का आपने ऑब्जेक्ट पहले से डिक्लेयर कर रखा है आउटसाइड ऑफ एरिया, इनसाइड ऑफ एरिया में फिर आपने ए इक्वल टू 10 रखा है, और अगर आप चाहें तो इनसाइड ऑफ एरिया में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब इनसाइड ऑफ एरिया में एक्सेस करेंगे ए का तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ए नाम का 2 ऑब्जेक्ट है। देखिए, ऑब्जेक्ट जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसकी वैलिडिटी तो उसका जो रेंज है, स्कोप है, वो तो इनसाइड भी है,
और लेकिन लोकल का इनसाइड भी है, दोनों इनसाइड है, तो कंफ्यूज हो जाएगा कंपाइलर कि हम किसे एक्सेस करें। तो इसके अकॉर्डिंग कंपाइलर को पहले से प्री डिफाइंड कुछ बातें पता है, वो बताया गया है कि जो लोकल वेरिएबल ऑब्जेक्ट होता है या लोकल ऑब्जेक्ट वैल्यू होगा उसकी प्रेसिडेंस हाई होती है तो उसको पहले एक्सेस कर देगा। आपको ग्लोबल ऑब्जेक्ट अगर सेम ऑब्जेक्ट हुआ तो, सेम नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेम ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें कंफ्लिक्ट हो जाएगा, हमारा कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किसकी वैल्यू चाहता है वो, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। If the global and local object name is same, then inside of function definition access to only local object। ध्यान रखना अगर दोनों ऑब्जेक्ट नेम सेम हो गए तो लोकल ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करेंगे आप, बिकॉज क्योंकि द ग्लोबल वेरिएबल इज लोअर प्रेसिडेंस। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल प्रेसिडेंस को होता है इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इनकी वैल्यू कम होती है, भले उनकी वैल्यू ज्यादा होती हो कम होती हो, लेकिन अगर किसी एरिया में आप आ गए हैं, किसी फंक्शन के अंदर आपने सुना होगा एक डायलॉग, अपने एरिया में कुत्ते भी शेर होते हैं, है ना। एग्जाम्पल एग्जैक्टली उसी तरह से लोकल का प्रेसिडेंस हाई होता है। अब शेर तो गांव में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो जंगल में भी रह सकता है, लेकिन जो आपका ये डॉग है ना वो आउटसाइड जाने में उसको कंफ्यूजन होगा, उसको जंगली जानवर खा जाएंगे। अगर आपका ये जंगली जानवर जो किंग ऑफ जंगल कहलाता है, ये शेर इनसाइड मतलब आ जाए अंदर किसी एरिया में गांव में, तो कुत्ते भी उस पर भारी पड़ते हो। कई बार आपने केसेस में देखा है उस किंग ऑफ जंगल पे ये डॉग भी क्या करते हैं, कभी कभी भारी पड़ जाते हैं। तो ये समझने वाली बात है, जब आपके दोनों एक साथ आ जाएंगे तो लोकल प्रेसिडेंस का हायर प्रेसिडेंस होता है कंपाइलर का, तो इसलिए लोकल वाली वैल्यू एक्सेस होगी, ग्लोबल वाली वैल्यू एक्सेस नहीं होगी। इफ वी वांट टू एक्सेस आर समथिंग एनी कैलकुलेशन टास्क परफॉर्म और एनी चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल देन यूज टू ग्लोबल कीवर्ड। फिर आपको ग्लोबल नाम के कीवर्ड से उसको फिर से एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने इनसाइड ऑफ एरिया में, तब आप इस तरह का काम कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं इफ वी वांट टू एक्सेस द ग्लोबल variable value inside of local area then use to global keyword again to as a object name, then we can access the inside of area of local। आप लोकल में तब एक्सेस कर सकते हो, वो एक कंसेप्ट है, एक प्रॉब्लम है, मैं उसको प्रोग्रामिंग में क्लियर करूंगा, बस आप बात समझते रहिए अभी बस। The global variable declaration can be identified by us in 3 different places। लोकल वेरिएबल तो इनसाइड ही आपने किया करते थे, लोकल वेरिएबल 2 जगह आप डिक्लेयर करते थे, याद करिए। पैरामीटर में जो ऑब्जेक्ट होते थे उनको लोकल ऑब्जेक्ट आप कहते थे, या इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन होते थे उनको लोकल कहते थे। ग्लोबल में 2 नहीं बल्कि 3 तरीके हैं, ग्लोबल और लोकल में दोनों में इनसाइड और, मेरी बात को समझिए, फिर से एक बार इस बात को क्लियर करूंगा। लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम लोग अपने इनसाइड ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग बॉडी ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट कहते थे, वहां भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और पैरामीटर जहां देते हैं वहां भी डिक्लेयर करते हैं, तो ये लोकल कहलाते हैं। ग्लोबल भी इन दोनों जगहों पे यूज, ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबल आउटसाइड ऑफ फंक्शन डिक्लेयर होगा, या तो फंक्शन के अपर एरिया में या फंक्शन के लोअर एरिया में। और लोअर एरिया की बात करें तो आप कॉलिंग जो फंक्शन करते हैं ना एग्जीक्यूशन में, वहां पर भी हम लोग उस एरिया में जाके वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ग्लोबल कहलाएगा, और उस फंक्शन डेफिनेशन के अपर एरिया में जाके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली विदाउट ग्लोबल कीवर्ड, दिस इज द ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली, यह कंपाइलर उसको क्या मानेगा, ग्लोबल मानेगा। अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन के अपर एरिया में या फंक्शन डेफिनेशन के लोअर एरिया में जाके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया तो क्या ट्रीट किया जाएगा, वो ग्लोबल किया जाएगा। ग्लोबल नाम का कोई कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। तो वी आर डिक्लेयर्ड अपर एरिया ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन के अपर एरिया में एज अ जनरल वे ऑफ लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करिए। नो एनी डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ऑब्जेक्ट नेम दीजिए, इक्वल टू दीजिए, वैल्यू दीजिए, बस फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर करेंगे वो ग्लोबल कहलाएगा। आगे देखिए, वी आर डिक्लेयर्ड कॉलिंग ऑफ फंक्शन या एग्जीक्यूशन फंक्शन स्टेटमेंट। आप एग्जीक्यूशन फंक्शन स्टेटमेंट के ठीक ऊपर या ठीक नीचे अगर आप कोई डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल।
only pass as a name of object we declared inside a program या रन टाइम। देखिए जब कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसको कोई आपसे पूछ ले ये किस टाइप का है, लोकल है ग्लोबल है, तो उसे ग्लोबल कहना है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉलिंग में जो पास किया जाता है वो लोकल होता है। कॉलिंग से ऊपर आउटसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन कहीं भी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, चाहे वो कॉलिंग स्टेटमेंट में हो या कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट में हो या कॉलिंग स्टेटमेंट के अपर एरिया में हो, बस डेफिनेशन फंक्शन के बाहर हो, वो सब क्या कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। आगे बात करते हैं यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड ऑफ लोकल एरिया ब्लॉक। आप चाहे तो लोकल एरिया में भी ग्लोबल वेरिएबल को एज अ डिक्लेरेशन कर सकते हैं, बट ध्यान ये देना है जब आप लोकल वेरिएबल में मतलब इनसाइड ऑफ फंक्शन बॉडी में आप करेंगे तो आपको उसके लिए ग्लोबल नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल। आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। दिस इज अ थ्योरी ऑफ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। हम लोग जल्दी से इसका एक सिंटैक्स देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको बात क्लियर समझ में आ जाए। चलिए हम लोग एक सिंटैक्स पहले देखें कैसा होता है। ये देखिए ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आप देख रहे हैं, आप यहाँ फंक्शन का नेम होगा, यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट होता है। वन लिस्ट मतलब वन टू मोर देन, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो पैरामीटर लिस्ट कहलाते हैं उसे। और यहाँ पर इंडेंटेशन मार्क होता है, यहाँ पे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक इसके बाहर जाएंगे तो यहाँ कॉलिंग स्टेटमेंट होता है। दिस इज आउटसाइड स्टेटमेंट, अगर इसके सामने है तो आउटसाइड स्टेटमेंट। यदि आपने यहाँ पर x इज इक्वल टू इंट या चाहे आपने इनपुट के द्वारा इस पर वैल्यू लिया हो या आपने डायरेक्ट उस पर वैल्यू लिया हो, अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन साथ साथ होता है, अलग अलग दो प्रोसेस नहीं होगा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो x इक्वल टू ये रन टाइम का तरीका है। अगर रन टाइम फंक्शन इनपुट फंक्शन की मदद से अगर इस वैल्यू को देना चाहते हैं फिर भी ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा। और आप प्रोग्राम टाइम वैल्यू अगर देना चाहते हैं, वैल्यू स्लाइस करना चाहते हैं तो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, तब भी इसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। ये रहा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और जब हम कॉलिंग करते हैं, जैसे आपका फंक्शन का कॉल करना होगा, फंक्शन नेम सेम करना होगा, और जब आप यहां पर आर्गुमेंट पास करते हैं, आर्गुमेंट एक से ज्यादा हो तो उसे लिस्ट कहते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट। ये लिस्ट कोई क्लास नहीं, लिस्ट माने ग्रुप ऑफ आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट लिस्ट अगर आप यहां पास करते हैं, इनको भी हम लोग ग्लोबल का ही नाम देते हैं। दिस इज आल्सो ग्लोबल वेरिएबल, दिस इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एंड आउटसाइड में ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां भी अगर आप चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अगर आप अपर एरिया में करते हैं तब भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आप लोकल एरिया मतलब आप अदर एरिया में लोअर एरिया ऑफ डेफिनेशन फंक्शंस करते हैं तब भी से ग्लोबल कहते हैं। अगर आपको यहां करना है ग्लोबल वेरिएबल तो यहां ग्लोबल नाम का एक कीवर्ड है ग्लोबल, और आप एक एक्स करके आप यहां भी, ये रहा ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, क्योंकि ग्लोबल कीवर्ड लगा हुआ है। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन या ग्लोबल ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज नहीं होता है, बट इफ वी वांट टू डिक्लेयर अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन देन दिस इज द नेसेसरी ऑफ ग्लोबल कीवर्ड एंड देन ऑब्जेक्ट नेम। यहां देख लीजिए कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहां भी जरूरत नहीं पड़ी। आउट ऑफ फंक्शन डेफिनेशन आपको कुछ नहीं करना है, मगर इनसाइड करना होगा तो आपको इसको ग्लोबल कीवर्ड के साथ देना होगा। क्यों देते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में एग्जांपल के थ्रू कोई न कोई मैसेज से देखेंगे। आइए पहले एक एग्जांपल छोटा सा इसके पैरेलल में ले लेते हैं, आपको समझा दें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने लिखा x इक्वल टू इंट, आपने लिखा यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे लिखा इंटर नंबर, और आपने यहां लिखा डेफ, आपने लिखा यहां पे सम, आपने लिखा यहां पे x कामा y, ठीक है। आपने यहां पे लिखा प्रिंट, आपने लिखा x प्लस y, आप यहां पर प्रिंट में लिख रहे हैं। अब x y ना लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप यहां ले लीजिए no1 कामा no2, तो यहां भी क्या करेंगे no1 कामा प्लस no1 प्लस no2। आप जो no1 no2 आ रहा है उसे जोड़ कर रहे हैं और यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ आप जाइए, सम को कॉल करिए, यहाँ पे 5 कामा 6 आप यहाँ पास करिए, या फिर मैं चाहता हूँ यहाँ से वैल्यू ले लेता हूँ, एक लेता हूँ no1, एक लेता हूँ no2, ए भी ले लेता हूँ,
ए और बी। यहाँ पे इंट मैंने लिखा, यहाँ पे इंट लिखा, इनपुट की मदद से आई होप आपने 2 नंबर ले लिया। अब ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट हैं, क्यों? क्योंकि आउटसाइड ऑफ फंक्शन डेफिनेशन डिक्लेयर किए जा रहे हैं। ये भी क्या है, एक्स क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया डिक्लेरेशन, ये भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो गया। आप यहाँ ए और बी जो भेज रहे हैं ये भी क्या कहलाएगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दिस इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, दिस इज आल्सो ग्लोबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ए बी और एक्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अगर ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है तो ये इनसाइड ऑफ एरिया, यहां पर भी, यहां फंक्शन के इस एरिया में भी इसको एक्सेस किया जा सकता है और इनको यहां भी यूज किया जा सकता है। पहले यहां देखिए, जब आप यहां से यहां पे NO1 NO2 करोगे तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट सपोज दैट 5 और 10 किया होगा तो आउटपुट आ जाएगा 15। प्रिंट एक्स, अब देखिए एक्स आपने क्या इसके इनसाइड डिफाइन किया, नहीं किया। एक्स क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप एक्सेस क्या करना चाहते हो, यहां एक्सेस करना चाहते हो, एक्सेस हो जाएगा। सपोज दैट इस 100 आपने प्रिंट किया, इनपुट किया हो तो यहाँ पे क्या जाएगा 100। आप देख रहे हैं 100 और 15 दोनों छप गया है। 15 इज रिजल्ट ऑफ 2 लोकल ऑब्जेक्ट, 2 लोकल ऑब्जेक्ट पे, यहाँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट ये है, ये लोकल ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इनका समेशन आपको आउटपुट यहाँ मिल रहा है, प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू मिल रही है। अच्छा, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे जाके आउट ऑफ एरिया में जाके एक्स वैल्यू प्रिंट करो तब भी यहाँ पे 100 मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सपोज दैट अब इस चीज को ऐसे कर लेता हूँ, x इक्वल टू NO1 प्लस NO2 और प्रिंट करूंगा मैं s, तो s इज अ लोकल ऑब्जेक्ट, NO1 NO2 इज अ लोकल ऑब्जेक्ट, बट AB एंड x इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे 5 आप यहाँ पे आपको x की वैल्यू प्रिंट करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। x की वैल्यू करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये ग्लोबल है। अच्छा, बाहर आके देखिए, x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, 100 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल है भाई, ये इनसाइड भी एक्सेस हुआ था और ये आउटसाइड भी एक्सेस हो रहा है। आइए जरा s को अब प्रिंट करें तो प्रिंट s, आप s जब प्रिंट करोगे तो ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि s क्या है, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन था। आप उसको एक्सेस क्या करना चाहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्लोबल और लोकल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है उसका पार्टीशन एक लेक्चर बताऊंगा, फिर आपको एग्जांपल बताऊंगा, फिर आप स्कोप ऑफ वेरिएबल LEGB के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया हो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। मीट एंड नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।